हूँ तारिक तुनियो और आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 2 यूनिट 1 का। ये लेक्चर डील करेगा इंट्रोडक्शन से ही, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन पे 3 लेक्चर्स होंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करने जा रहे हैं लॉ मेकिंग का प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट एक लीगल सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कोई भी टैक्स इंपोज करने के लिए लॉ का होना जरूरी है। तो टैक्स लॉ का प्रोसेस क्या है जिससे गुजर के लॉ बनता है, उसे हम इसमें समझेंगे। हम जिन 4 चीजों को आज कवर करेंगे इस लेक्चर में वो आपके सामने है, और इस टॉपिक के अंदर चूंकि हम बुनियादी चीजें कवर कर रहे हैं तो अगेन ये चीजें आपको मेरे सिर्फ इसी लेक्चर में मिलेंगी और इसको कहीं आप नहीं ढूंढ सकते। तो तवज्जो से इस लेक्चर को सुनिएगा, और जैसे ही आप इस लेक्चर को सुने तो फौरी से आपने एडइन फी पे जाना है और उसमें क्विज नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहली बात मेरे बच्चों जो समझनी है हमने वो ये कि डेफिनेशन का जो एलिमेंट था 5 एलिमेंट में से एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा था कि टैक्स के लिए लॉ का वजूद होना चाहिए, टैक्स लॉ के जरिए लगाया जाता है। अब ये बात कहां से निकली, आप देखें इस पूरे के पूरे सेंटेंस को तवज्जो से। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि नो टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, नो टैक्स शैल बी लेविड। कब ये टैक्स लगेगा? सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब एक चीज का वजूद हो, और वो किस चीज का वजूद है? वो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या एक्ट ऑफ मजलिस शूरा, यानी कि लॉ होगा तो टैक्स इंपोज किया जा सकता है। और देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, किससे स्टार्ट कर रहा है? वो ला से स्टार्ट कर रहा है, ला इला इल्लल्लाह। तो ये जो ला है इसका मतलब है कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पे भी किससे स्टार्ट कर रहा है? नो से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर ये चीज आप कहां से लाए हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि ये चीज पे लाया हूं मदर ऑफ ऑल लॉज से। मदर ऑफ ऑल लॉज, और किसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल लॉज? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपके मुल्क के दस्तूर का आर्टिकल 77 है जो टैक्स की बुनियाद बता देता है कि टैक्स नहीं लग सकता जब तक कि कोई लॉ वजूद में ना हो। अब हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मेजर टैक्सेस कौन से। पाकिस्तान के मेजर टैक्सेस हैं भाईजान 4 टैक्सेस हैं जो इस मुल्क के बड़े टैक्सेस हैं, और वो चारों के चारों टैक्सेस को अगर आप समझना चाहते हो तो इस आर्टिकल के जरिए आपको समझना पड़ेगा कि उसके कवानीन क्या हैं। इनकम टैक्स हमारे मुल्क का एक टैक्स है, मेजर टैक्स है, और उससे समझना है तो उसका लॉ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहलाता है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। फिर आता है सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स से मुतालिक कौन सा लॉ है? सेल्स टैक्स एक्ट 1990, सेल्स टैक्स एक्ट 1990। फिर हमारे मुल्क में एक्साइज ड्यूटी भी है। एक्साइज ड्यूटी 2 होती हैं, प्रोविंशियल और फेडरल। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का जो रेलेवेंट लॉ है वो कहलाता है फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। और आखिर में मेजर टैक्स, वन ऑफ द मेजर टैक्स जो इस मुल्क का है वो है कस्टम्स ड्यूटी, और उसका रेलेवेंट लॉ क्या है? कस्टम्स ड्यूटी एक्ट 1969। अब ये 4 लॉज हैं, 4 टैक्सेस के साथ डील करते हैं। अब अगर आप समझें कि इन लॉज को खत्म कर दो, टैक्सेस खत्म हो जाएंगे। टैक्सेस गए, क्यों? क्योंकि बगैर लॉ के टैक्स नहीं लगाया जा सकता। टैक्स के लिए लॉ का वजूद होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरे बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में जो टैक्स लॉ है उसका सोर्स क्या है। ऑब्वियसली उसका सोर्स अभी अभी हमने देखा लॉ होगा, मगर लॉ के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। सेंट्रल मोस्ट फॉर्म, सेंट्रल देखो जो सेंट्रल फॉर्म है वो कौन सा है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यही तो हमने देखा ना कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वो लॉ है जिसने इनकम टैक्स को इंपोज किया, मगर इनकम टैक्स लॉ स्टैट्यूटरी लॉ है, एक स्टैट्यूट है। इसके अलावा कुछ और सोर्सेज भी हैं। अब कौन से सोर्सेज हैं? सबसे पहले हमारा जो सोर्स है वो है फाइनेंस एक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा इसी लेक्चर में हम आगे चल के कुछ और तफसील कवर करेंगे, मगर अभी के लिए ये सुन लो कि नेशनल असेंबली हर साल एक मनी बिल पास करता है जो बजट के लिए होता है, और उसी को फाइनेंस एक्ट कहा जाता है।
हर साल का फाइनेंस एक्ट क्या करता है, बजट से रेलेवेंट कोई एक्टिविटी करता है। बजट क्या होता है, बजट ये है कि पैसे कहां से आएंगे और पैसे कहां पे खर्च होंगे। तो कहां से आएंगे, टैक्सेस से आएंगे, और टैक्सेस में चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, ये रेट बढ़ाओ, नया टैक्स लगाओ। तो ये जो काम करना पड़ेगा उसमें अमेंडमेंट्स करनी पड़ती हैं लॉस में। अगर रेट पहले से 10% था और 11 करना पड़ा तो लॉ चेंज होगा, अमेंडमेंट होगी। और ये कैसे की जाती है, ये की जाती है फाइनेंस एक्ट के जरिए। तो फाइनेंस एक्ट भी एक सोर्स है, मगर द गुड न्यूज इज कि फाइनेंस एक्ट को हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फाइनेंस एक्ट क्या होता है, हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हिस्सा बन जाता है, उसमें मर्ज हो जाता है। रिजल्टेंटली हमें अलग से फाइनेंस एक्ट को नहीं देखना पड़ता, हम सिर्फ अपडेटेड इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उठाते हैं और उसके अंदर जो लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट होता है वो शामिल होता है। मसलन अगर आप लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट उठाएं, से एक एग्जांपल दे रहा हूं, फाइनेंस एक्ट 2022, फाइनेंस एक्ट 2023, फाइनेंस एक्ट 2021। इसका मतलब क्या है कि जो इमीडिएटली बिफोर, यहां आप खड़े हो, देखिए जून कौन सा गुजरा और फाइनेंस एक्ट कौन सा आया था, वो उसका हिस्सा होना चाहिए। टैक्स के सब्जेक्ट के लिए याद रखना, कभी भी आउटडेटेड लॉ यूज नहीं करना, वो बहुत रिस्की होता है। क्यों, 2 पॉइंट्स भी लूज कर दिया ना बेटा तो 48, और 48 हो कि 49 हो है तो फेलियर। और उसमें हमारी ये गलती कि हमने पुराने नोट यूज कर लिए, ये बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसलिए हमेशा अगर आपने लॉ पढ़ना है तो अपडेटेड पढ़ेंगे। और इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के लिए हमें याद क्या करना है कि जो फाइनेंस एक्ट्स हैं वो उसमें अपडेटेड होने चाहिए। तो ये एक हमारा सोर्स ऑफ लॉ है। फिर इसके बाद आता है नोटिफिकेशंस। नोटिफिकेशंस को एसआरओ भी कहा जाता है। एसआरओ क्या है, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर। ये क्या होते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अगर पावर दे, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो स्टैट्यूट है, जो लॉ है, अगर पावर दे गवर्नमेंट को या पावर दे एफबीआर को, तो वो उस पावर को एक्सरसाइज करेंगे। कैसे, कहा गया कि जी एग्जेम्पशन दो, यानी कि टैक्स ना लगाओ, किस पे, ईडी पे या किस पे, किसी भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे। तो गवर्नमेंट को पावर अगर दी जाए कि तुम टैक्स से छूट दे सकते हो, तो गवर्नमेंट ये पावर कैसे एक्सरसाइज करेगी, वो पावर एक्सरसाइज करेगी थ्रू अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि डिसीजन लेना पड़ेगा और डिसीजन लिखना पड़ेगा और उसको हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट कहलाते हैं नोटिफिकेशंस। और यही काम जब एफबीआर करता है तब भी उसको नोटिफिकेशन इशू करना पड़ता है। तो नोटिफिकेशंस क्या है, ये वो अथॉरिटी जो कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खुद दे रहा है, किसे, गवर्नमेंट या एफबीआर को। तो गवर्नमेंट और एफबीआर उसको एक्सरसाइज करते हुए ये एक लीगल डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। अब चूंकि स्टैट्यूट ने ये पावर दी तो इस वजह से इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। एक वो लेजिस्लेशन जो लेजिस्लेचर ने खुद की, मगर लेजिस्लेचर अगर कहे कि जी वो इदारा या गवर्नमेंट कुछ पावर एक्सरसाइज करे तो लेजिस्लेचर की डेलीगेशन है कि ये काम तो मेरा था मगर चलो तुम कर लो, तो इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। हमारा तीसरा सोर्स, पहला सोर्स क्या बना था, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। बोलो, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। दूसरा सोर्स, सर दूसरा सोर्स है फाइनेंस एक्ट। तीसरा सोर्स, सर तीसरा सोर्स है नोटिफिकेशन। चौथा सोर्स है इनकम टैक्स रूल्स 2002। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बजाते खुद एक लॉ है, तफसीली लॉ है, उसमें सारी चीजें मौजूद हैं, मगर वो जो सिचुएशनल प्रोसीजर्स होते हैं, जो सिचुएशन चेंज होने से चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, ऐसे प्रोसीजर्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने खुद, इनकम टैक्स लॉ खुद कहता है। कहां, सेक्शन 237 में। 237 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का क्या है, पावर टू मेक रूल्स। और वो सेक्शन क्या कहता है, कहता है एफबीआर बोर्ड तुम क्या करो, तुम रूल्स बनाओ। भाई किस लिए, टू इन्फोर्स for the purpose of the income tax ordinance, for the purpose of the enforcement of income tax ordinance, जहां जहां जरूरत पड़े तो तुम क्या करो, रूल्स बनाओ। अब इसको ना बहुत आसान तरीके से समझा देता हूं। तरीका क्या है, मुझे एक बात बताओ, हम सुनते हैं और हमें पता भी है कि कुरान में वन ऑफ द इंस्ट्रक्शन जो बार बार गिवन है और बार बार गिवन है वो है किस चीज की, नमाज पढ़ने की। नमाज, सलात,
اور اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے بار بار. مگر مجھے یہ بات بتاؤ طریقہ کار کہاں لکھا ہے؟ طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جی انسٹرکشن آرڈر کہاں؟ قرآن میں. ڈیٹیل یا پروسیجر کہاں؟ سنت میں. تو کچھ اسی طریقے سے دنیاوی قوانین بھی ہیں کہ اسٹیچوٹ خود ایکٹ یا آرڈیننس کیا کرتا ہے؟ ایک پرنسپل لے ڈاؤن کر دیتا ہے, ایک حکم دے دیتا ہے, ایک چیز بتا دیتا ہے, مگر پھر پروسیجر کا طریقہ ڈیٹیلز اس ادارے کو دیتا ہے جو ادارہ اس لا کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بنایا گیا. تو انکم ٹیکس آرڈیننس کو بنایا گیا اور اس کے ساتھ ایف بی آر کو بنایا گیا تاکہ ایف بی آر پھر اس انکم ٹیکس آرڈیننس کو انفورس کرے. تو پروسیجرز بنانے کی پاور بھی کس کو دے دی گئی؟ ایف بی آر کو دی. کس نے دی؟ انکم ٹیکس آرڈیننس نے خود دی. اور سیکشن 237 میں کہا کہ ایف بی آر تم رولز بناؤ, جہاں جہاں تمہیں ضرورت ہے رولز بناؤ. ہمارے کورس میں چند ایک رولز ہیں, ہمارے کورس میں رول 10 آئے گا, ہمارے کورس میں رول 13 آئے گا, مگر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے بھائی نے لیکچرز کے اندر ان رولز کو بھی انکارپوریٹ کر دیا, ٹیکس منی میں انکارپوریٹ کر دیا. تو تمہارے لیے پیپر کے لیے اس سورس میں بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ بات بھی ہم نے آپ کے لیے آسان بنا دی. اب آتا ہے ہمارا کون سا؟ پہلا تھا انکم ٹیکس آرڈیننس, دوسرا تھا فائنینس ایکٹ, تیسرا تھا نوٹیفیکیشنز, اور اب اس کے بعد انکم ٹیکس رولز کے بعد آتا ہے ایک سورس جس کو کہا جاتا ہے سرکولرز. یہ سرکولرز کیا ہیں؟ یہ سرکولرز ایگزسٹنگ لا کی کلیریفیکیشن ہیں, کوئی نیا لا نہیں ہے, اس میں کوئی نیا لا نہیں بنایا جاتا. جو لا موجود ہے کہاں پہ؟ انکم ٹیکس آرڈیننس میں یا فائنینس ایکٹ میں یا نوٹیفیکیشن میں یا پھر رولز میں, اسے یہ کلیریفائی کرتے ہیں. مثلاً ایک سچویشن آ جائے, اس سچویشن میں لا کا مقصد کیا ہے, اس پہ اوپینین ایک سے زیادہ ہو. تو اب پاکستان کے ایک سٹی پشاور میں ایک ٹیکس آفیسر اس لا کا ایک مقصد سمجھتا ہے, دوسرا آفیسر کوئٹہ میں کوئی اور مقصد سمجھتا ہے, فیصل آباد والا ایک تیسرا, کراچی والا ایک چوتھا. تو ہر آفیسر, ایف بی آر کا ہر ٹیکس اتھارٹی اپنی اپنی مرضی سے امپلیمنٹ کریں گے تو انکم ٹیکس آرڈیننس ایک تو نہیں رہے گا, تو وہ تو فرقے بن جائیں گے. تو اسی لیے ایف بی آر کو اتھارٹی ہے کہ اس لا کی کلیریفیکیشن کرے تاکہ یونیفارم اپلیکیشن ہو, پورے ملک میں لا یونیفارم طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے. تو سرکولر کیا کرتا ہے؟ لا کو کلیریفائی کرتا ہے, ایکسپلینیشن آف اے لیگل پوائنٹ ہوتا ہے, مگر کوئی نیا لا نہیں ہوتا. اسی لیے یہ سب آرڈینیٹ ہوتا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا, اور ایف بی آر جب اس کو ایشو کرتا ہے تو مقصد کیا ہے؟ کلیریفیکیشن اور یونیفارم اپلیکیشن. اب آتی ہے اس کی ایک سب کیٹیگری. اب سپوز کر لو کہ مجھے ایک لیگل, اب لا امپلیمنٹ کرتے ہوئے میں ایک ٹیکس پیئر ہوں, میں ایک بزنس مین ہوں, اور مجھے لا کے ایک سیکشن سے واسطہ پڑا. اب میں اس کی ایک مخصوص انٹرپریٹیشن سمجھتا ہوں, کوئی اور دوست ہے میرا وہ اس کو نہیں مانتا, تو میں نے ایف بی آر کو خط لکھا اور کہا ڈیئر ایف بی آر پلیز کلیریفائی دا فالوئنگ سچویشن. تو وہ کیا کریں گے؟ وہ لکھیں گے ڈیئر طارق تنیو, یہ ہے ہماری کلیریفیکیشن. تو جب کوئی کلیریفیکیشن اسپیسیفک ٹو ٹیکس پیئر ہو, اس کے نام کے ساتھ ہو, تو اسے کہتے ہیں سرکولر لیٹر. اور اگر سب کے لیے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرکولر. سرکولر لیٹر میں کیا فرق ہے کہ وہ مخصوص ٹیکس پیئر سے ایڈریس کرتے ہوئے اسے لا کلیریفائی کیا جاتا ہے. اب آتا ہے آخری سورس, اور وہ کیا ہے؟ کیس لا. کیس لا کہتے ہیں جوڈیشل پریسیڈنٹ کو. کیوں بھائی؟ ہمارا ملک جس لا کی ٹریڈیشن کو فالو کرتا ہے وہ ٹریڈیشن کہلاتی ہے پرنسپل بیسڈ ٹیکسیشن. پرنسپل بیسڈ ٹیکسیشن. تو سر جی کیا کوئی اور بھی ٹریڈیشن ہے نا, اس کو کہتے ہیں رول بیسڈ ٹریڈیشن. بھائی رول بیسڈ ٹریڈیشن کیا ہے؟ ہر ایک سچویشن کا لا میں جواب موجود ہو. بھائی میری گاڑی تھی اور اس گاڑی کی انجن کی کیپیسٹی, اس کے ایک ایک چیز کی وضاحت ٹیکس لا کر دے تو ٹیکس لا بلکی ہو جائے گا. اب ایک ایک سچویشن جو ریئل لائف میں ہوتی ہے اس پہ ٹیکس لا نے بتایا اس کے ساتھ یہ ہوگا, اس کے ساتھ یہ ہوگا, اس کے ساتھ یہ ہوگا, تو اسے کہتے ہیں رول بیسڈ. مگر ہمارا لا رول بیسڈ نہیں ہے, رولز ہیں
हमारे इनकम टैक्स रूल्स 2002 हैं हमारे, मगर रूल बेस्ड नहीं है। क्यों? रूल बेस्ड उसको कहते हैं जो रियल लाइफ सिचुएशंस लॉ में मौजूद हो, हर सिचुएशन का जवाब कानून खुद दे। हमारा लॉ ऐसा नहीं है। हमारे लॉ में थोड़ा सा इसका हिस्सा है, बट ज्यादातर क्या है, हम प्रिंसिपल बेस्ड टैक्सेशन है। लॉ क्या करता है, प्रिंसिपल लिख देता है। मसलन अगर आपका एसेट है, आप उसके ओनर हो, बिजनेस में यूज करते हो, तो उसे डेप्रिशिएट करो। अब सवाल यह है कि एसेट अगर उस वक्त मेरे पास नहीं हो तो क्या करूं? अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए टैक्स ऑफिसर फैसला करेगा, यानी कि टैक्स ऑफिसर एफबीआर अथॉरिटीज को लॉ को इंप्लीमेंट करते हुए डिस्क्रिशन भी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स लॉ ने लिखे, उन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करते हैं टू अ रियल लाइफ सिचुएशन। जैसे हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर क्या करता है, उसने किताब में कुछ सिम्टम्स पड़ी हुई हैं, बंदा उसके पास गया जी, तारिक तुनियो, उसने उसको देखा, असेस किया। बंदा उसके पास गया जी, कौन, गुलाम अली, उसको उसने असेस किया। तो थिंग इज कि वो जो डॉक्टर साहब बैठे हैं वो फतवा दिए जा रहे हैं, केस टू केस पे फतवा दिए जा रहे हैं। प्रिंसिपल उसने पढ़ा है और फतवा देने वाला वो टैक्स अथॉरिटी है। समझ गए? इस किस्म के लॉस में मसला क्या आता है? मसला यह आता है कि लिटिगेशन बहुत होती है। लिटिगेशन मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में ये लॉ अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये बार बार टैक्स अथॉरिटी कहती है इसका ये मतलब, टैक्स पेयर करते हैं इसका दूसरा मतलब। तो इसीलिए इन मसाइल से बचने के लिए क्या नतीजा निकाला गया? जुडिशियल प्रेसिडेंट। वो क्या होता है कि अगर किसी मखसूस केस का मखसूस हालात में, मखसूस फैक्ट में पहले एक दफा डिस्प्यूट उठा और वो हल हो गया कहां, कोर्ट्स में, तो बाकी आने वाली सेम सिचुएशंस पे वो डिसीजन फॉलो किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट भी टैक्स में मौजूद है। तो अगर हमारा केस जिन फैक्ट्स पे बेस करता है और उस पे जो एप्लीकेबल लॉ है, अगर उससे पहले कोई फैसला हो चुका है तो हम भी उस फैसले को फॉलो करेंगे। ये है हमारा आखिरी सोर्स ऑफ लॉ। तो हमारे सोर्सेस ऑफ लॉ कितने हुए? देखो, हमारे सोर्सेस ऑफ लॉ प्राइमरीली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तो हैं, मगर उसके अलावा और सोर्सेस भी हैं। मगर तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि अपने कोर्स को हम कवर करेंगे तो सेंटर जो होगा वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस होगा। बाकी जो सारी चीजें हैं वो मैंने आपके कोर्स में इन बिल्ड कर दी हैं, तो तुम्हें सेपरेटली कहीं से कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। मगर समझाने के लिए, तुम्हारे वैल्यू ऐड करने के लिए सारे सोर्सेस मैंने आपको बता दिए। अब हम आते हैं उस प्रोसेस की तरफ जिस प्रोसेस के थ्रू ये सारा का सारा लॉ बनता है। उस प्रोसेस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा अपने स्टेट का स्ट्रक्चर। और क्या है स्ट्रक्चर? स्टेट बनती है 3 पिलर्स के साथ, 3 पिलर्स, ठीक है। इसमें कौन कौन से पिलर्स हैं अगर आप देखें तो सबसे पहला पिलर कौन सा है? सबसे पहला पिलर है लॉ मेकिंग का पिलर। और लॉ मेकिंग का काम कौन करता है? वो करती है पार्लियामेंट, वो कहता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हम पाकिस्तान में क्या कहते हैं? मजलिस शूरा या पार्लियामेंट कहते हैं। और लॉ बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने का काम होता है। लॉ बना तो इन्फोर्स भी तो होगा। ये काम किसने करना होता है? ये काम एग्जीक्यूटिव ने करना होता है, या उसको हम आम जबान में गवर्नमेंट कहते हैं। अब अगर लॉ बनाने वाला एक, लॉ इंप्लीमेंट करने वाला दूसरा, तो वही बात क्या डिस्प्यूट आ सकते हैं। उसकी रेजोल्यूशन किसने करनी है? ये कौन बताएगा कि लॉ का मकसद क्या था? उसकी इंटरप्रिटेशन करने का काम कौन करेगा? जुडिशरी करेगी। अब इन 3 को कहा जाता है पिलर्स ऑफ स्टेट। देखो, समझने की बात यह है कि एक पावर है कौन सी? लॉ बनाने की। दूसरी पावर है उसे इंप्लीमेंट करने की। तीसरी पावर है उसके इंटरप्रिटेशन या मीनिंग बताने की, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने की। तो ये तीनों के तीनों पावर अलग कर दिए गए अलग पिलर्स में, ताकि बैलेंस ऑफ पावर हो। ये मॉडर्न जो दुनिया है ये उसका बैलेंस ऑफ पावर, ये मॉडर्न डेमोक्रेसी का की फीचर है कि उसने डिवीजन कर दी पावर में। अब आप पीछे जाएं थोड़ा, कहां पे? मुगलों के दौर में। तो मुगल का दौर जो होता था, मुगलिया दौर, जब भी हम सोचते हैं वो इंडियन मूवी वाला आता है अकबर, ठीक है ना, क्या अकबर, उसका आप देखें तो उस दौर में जब कोई भी बंदा किसी बादशाह के सामने जाता था तो कैसे बात करता था? सबसे पहले हाथ जोड़ के, और पहले क्या बात करता था? क्या? जिल्ले इलाही आलम पना, अगर जान की अमान पाऊं
अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। इसका मतलब क्या है? बोलने से पहले अपनी जान की अमान लेता था। भाई क्यों? क्योंकि अगर उसका बोलना बादशाह को बुरा लग गया तो बेटा बादशाह क्या करता था पता है? बादशाह फिर काटू काटू करता था, मार देता था। भाई क्यों? क्योंकि बादशाह लॉ मेकर भी था, लॉ इन्फोर्सर भी था, लॉ इंटरप्रेटर भी था, वो सॉवरन था, उसे कोई नहीं पूछता था। तो अगर सोचो एक ही बंदे के पास, एक ही इदारे के पास लॉ बनाने की भी पावर हो, इन्फोर्स करने की भी पावर हो, इंटरप्रेट करने की पावर हो, तो तुम लोग पता है गुलामी में जिंदगी गुजारोगे और वो बादशाह की जिंदगी गुजारेगा। इसलिए ये जो डेमोक्रेसी है दुनिया के निजाम हुकूमतों में से बहुत अच्छा निजाम हुकूमत है, क्योंकि कम से कम थोड़ी सी आज़ादी तो लोगों को मिल जाती है ना। क्योंकि अगर एक इंस्टीट्यूशन गड़बड़ करता है तो दूसरा इंस्टीट्यूशन आके बचाता है। तो ये कहलाता है क्या? पिलर्स ऑफ स्टेट, 3 पिलर। अब हमने क्यों इसको समझा? हमने इसलिए समझा कि अगर हम टैक्स के हिसाब से जाएं तो पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, और उसमें लिखा, क्या लिखा कि अगर किसी की एम्प्लॉयमेंट इनकम होगी तो उस पे टैक्स है, सैलरी पे टैक्स है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टैक्स है। अब अगर एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टैक्स है तो भाईजान अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एक एम्प्लॉई को गिफ्ट दिया, क्या दिया? गिफ्ट दिया। सैलरी नहीं बोला मैंने, गिफ्ट दिया। अब गिफ्ट क्या है? प्यार मोहब्बत के लिए। ठीक है भाई भाईजान, अगर एम्प्लॉयर है अगर गिफ्ट दे, अब ये बात अगर बात पता चल जाए हमारे प्यारे एफबीआर को, तो एफबीआर क्या करता है? उस गिफ्ट को टैक्स कर देता है और वो एम्प्लॉई रोता रहता है। वो कहता है ये क्या हुआ, मुझे तो गिफ्ट मिला था, कोई सैलरी थोड़ी दी, एम्प्लॉयर ने ये थोड़ी बोला कि ये तुम्हारी सैलरी है, आप इस गिफ्ट को कैसे टैक्स करते हो? एफबीआर बोलता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट इनकम पे टैक्स है, मेरे हिसाब से ये गिफ्ट तुझे क्यों दे रहा है? तेरी तो शक्ल भी ऐसी नहीं है कि तुझे गिफ्ट दिया जाए, ये तो गिफ्ट नहीं है, ये तो सैलरी है यार, तुझे ये गिफ्ट क्यों दिया, किसी और को क्यों नहीं दिया? बाकी भी तो हैं। अगर वो जाता राह चलते लोगों को पकड़ पकड़ के गिफ्ट देता, हम मान लेते। इसका मतलब है कि तेरा इसके साथ जो रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप कौन सा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला दूसरा ना समझना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, ये उसमें मिलने वाला अमाउंट है। और अगर ये अमाउंट तुम्हें इसलिए मिला कि तुम उसके एम्प्लॉय हो तो सैलरी है ना, चाहे वो उसको गिफ्ट बोले है सैलरी। अब मुझे बताओ, एफबीआर ने तो टैक्स लगा दिया, क्या करे वो बंदा? अब वो क्या करे? वो जाएगा कहां पे? और वो जंजीर कटकटाएगा। ठीक है, कहां की? वो जाएगा लिटिगेशन में, वो जाएगा जुडिशरी के पास। और जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी उसका फैसला करेगी। ठीक है, जुडिशरी उसका फैसला करेगी। क्या फैसला करेगी? वो बताएगी कि क्या ये गिफ्ट सैलरी था, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या ये अंडर इनकम टैक्स लॉ जो लिखा था उसमें फॉल करता है कि नहीं करता। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि लॉ बनाने का काम अलग, उससे इंप्लीमेंट काम करने का काम अलग, और फिर उससे इंटरप्रेट करने का काम अलग। ये क्यों किया गया है? ये आप लोगों की आजादी के लिए, ये आप लोगों की वजह से किया गया है। अब हम आते हैं उस प्रोसेस की तरफ जिस प्रोसेस से गुजर के टैक्स के कवानीन बनते। आमतौर पे जो नॉर्मल प्रोसीजर रखा गया है वो रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। और वो क्या प्रोसीजर रखा गया है? उसमें होती है नेशनल असेंबली और उसके बाद दूसरा सेनेट। अब 2 हाउसेस है हमारे पास, इसको कहते हैं बाय कैमरल सिस्टम। बाय कैमरल 2 हाउसेस होते हैं, दोनों हाउसेस में जब कोई लॉ बनाया जाता है तो उसको कहते हैं प्रपोज्ड लॉ। और प्रपोज्ड लॉ का नाम क्या है? उसे कहा जाता है बिल। वो नेशनल असेंबली में पास होने के बाद सेनेट में जाता है। कहां से ओरिजिनेट हुआ? नेशनल असेंबली। पास होने के बाद कहां चला गया? सेनेट। और वहां से पास होने के बाद वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, और प्रेसिडेंट जब उसको साइन कर देता है, असेंट कर देता है, तो वो हो जाता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कानून बन गया। तो स्टेप क्या थे? पहला सर जी नेशनल असेंबली में, दूसरा सेनेट, तीसरा प्रेसिडेंट, इस ऑर्डर से। मगर लॉ बनाने का एक और ऑर्डर भी है। इसके मुताबिक
नेशनल असेंबली और सेनेट में पहले बिल ओरिजिनेट कर सकता है, सेनेट में भी। जरूरी नहीं है कि नेशनल असेंबली में हो, सेनेट में भी ओरिजिनेट हो सकता है। वहां पास होने के बाद वो बिल चला गया नेशनल असेंबली में, यानी वाइस वर्सा। पहले क्या था? पहले ये था कि नेशनल असेंबली में था और वहां से सेनेट पे आया। यहां पे किधर है? सेनेट में था और नेशनल असेंबली में गया। अब पास होने के बाद किधर चला गया? वही प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर असेंट कर देगा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा। यानी कि दो हाउसेस, लोअर हाउस या अपर हाउस, पहले लोअर हाउस में ओरिजिनेट हुआ, अपर हाउस में गया और फिर प्रेसिडेंट के पास, या अपर हाउस में था, लोअर हाउस में गया, फिर दोनों चीजें मुमकिन हैं। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ना सिर्फ टैक्स लॉ बनाने का, बल्कि पाकिस्तान के सारे लॉज इसी मेथड से बनते हैं। अब हम आते हैं एक और चीज की तरफ, और वो कौन सी चीज है कि हमारे मुल्क में टैक्स लॉ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, और मैं बता चुका हूं आपको, उसको कहते हैं फाइनेंस एक्ट। अब फाइनेंस एक्ट जब हमारे असेंबली में पेश होता है तो वो एक मखसूस नाम रखता है, उसको कहते हैं मनी बिल। मनी बिल, टैक्सेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जो बिल होता है वो मनी बिल कहलाता है। अब सुनना, ये मनी बिल लाजिम है कहां पेश किया जाए? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, सेनेट में नहीं पेश होगा। और नेशनल असेंबली में जैसे ही पेश हुआ तो साथ में कॉपी पेश की जा सकती है। कहां कॉपी पेश की जा सकती है? सेनेट में। यहां सिर्फ कॉपी भेजी जाएगी ताकि वो भी डिलिब्रेट करें, मगर डिलिब्रेशन के साथ या डिलिब्रेशन के बाद विद इन 14 डेज, 2 हफ्ते में, 14 डेज में क्या रिकमेंडेशंस, चेंजेस नहीं, रुकावट नहीं, रिकमेंडेशंस वो भेज सकते हैं नेशनल असेंबली के पास। अब काम किसका है? नेशनल असेंबली का। वो उन रिकमेंडेशंस को माने या ना माने, माना ओके, नहीं माना नो प्रॉब्लम। अब नेशनल असेंबली ने क्या किया? उस बिल को, उस मनी बिल को पास किया। तो अब पास करने के बाद सेनेट नहीं जाएगा, कहां जाएगा? सीधा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट ने जैसे ही उसको पास कर दिया तो वो बिल बन जाता है क्या? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मगर इसका कोई नाम होता है, क्या नाम होता है? फाइनेंस एक्ट इसका नाम होता है। और ये हमारे इनकम टैक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि हर साल फाइनेंस एक्ट आके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को, सेल्स टैक्स एक्ट को चेंज कर देता है। बहुत सारी चेंजेस होती हैं, समटाइम्स तो आपके कोर्स को भी वो आगे पीछे कर देता है। इतनी चेंजेस हो जाती हैं कि पहचानना मुश्किल होता है। तो ये टैक्स के लॉ के हिसाब से और टैक्सेशन के कोर्सेज के हिसाब से मसला है। हमेशा अपडेटेड क्लासेस लेना, अपडेटेड लॉ यूज करना, क्योंकि ओल्ड यूज किया तो हो सकता है कि वो आपको पुरानी बातों की वजह से मार्क्स लूज करवा दे। तो मनी बिल, फाइनेंस एक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम टैक्स के हवाले से। उसका हमने प्रोसीजर भी सीख लिया कि नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, सेनेट सिर्फ 14 डेज के अंदर रिकमेंडेशन दे सकती है। अब हम आते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। क्या सर जी? ऑर्डिनेंस। सेल्स टैक्स एक्ट, सर जी क्या? एक्ट और ऑर्डिनेंस। अभी तो हमने देखा एक्ट बनाने का प्रोसीजर, नेशनल असेंबली में जाए या सेनेट में जाए, फिर दूसरे हाउस में हो, और उसके बाद कहां हो? प्रेसिडेंट के पास। मनी बिल होगा नेशनल असेंबली से सीधा प्रेसिडेंट के पास, मगर नाम क्या था? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के साथ ये कौन सा नाम है? ऑर्डिनेंस। तो सुन लो, ऑर्डिनेंस भी हमारे मुल्क में लॉ का एक नाम है, मगर ये लॉ टेम्पररी होता है, ये थोड़े से वक्त के लिए होता है। और इस लॉ को प्रोमलगेट करना, इशू करना, ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। प्रेसिडेंट उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में इमरजेंसी हो और साथ में पार्लियामेंट सेशन में ना हो, यानी जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं अपने अपने इलाके में हो, अपने अपने शहरों में हो, पूरे मुल्क से उसको एक जगह जमा करना फौरी से मुमकिन ना हो, सिचुएशन ऐसी हो कि उस सिचुएशन में फौरी से लॉ बनाने की जरूरत है, इमरजेंसी है। भाई क्या इमरजेंसी हो सकती है ऐसी कि पार्लियामेंट को बुलाए ही नहीं और लॉ बना दे? तो बेटा ये जो कोरोना था,
اس میں ہمیں کیا ضرورت پڑی جی ویکسین منگانی ہے، ٹیسٹنگ کٹس منگانی ہے یا اس قسم کے اور چیزیں تھیں، تو بتاؤ اب فوری سے ایکشن لینا چاہیے یا لوگوں کو جمع کرنے کے لیے انتظار کیا جائے کہ آ جاؤ سارے اور پھر قانون بناؤ؟ بھائی کورونا اور یہ اس کے لیے قانون کی کیا ضرورت ہے نا، وہ ٹیکس معاف کرنا، ایگزیمشن دینا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جی ہمیں ویکسین چاہیے، ٹیسٹنگ کٹس چاہیے، تو آنے والی چیزوں پہ امپورٹ ڈیوٹی تھا، آنے والی چیزوں پہ انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس تھا، اس کی چھوٹ دینی تھی نا، تو کیا کریں گے؟ لا پاس کریں گے اور ایگزیمشن دی جائے گی۔ تو اس کے لیے ایسی سچویشن میں پارلیمنٹ کو جمع کرنے کے بجائے، سیشن میں بلانے کے بجائے، کرائسس سچویشن ہے، ایمرجنسی ہے، پریزیڈنٹ، اس کا مطلب ہے پریزیڈنٹ کے پاس پاور تو ہے مگر کسی مخصوص سچویشن کے لیے، اور وہ سچویشن کیا ہے کہ پارلیمنٹ سیشن میں نہ ہو اور ساتھ میں کیا ہے کہ جی ایمرجنسی ہو۔ اب مختصر پاور کیوں ہے؟ اس لیے کہ جی دیکھو جو آرڈیننس ہوگا وہ 120 ڈیز کے اندر لیپس ہو جائے، 120 ڈیز تک ہوگا اور اس کے فوری ایکسپائر ہوتے ہی لیپس ہو جائے گا، ریپیل ہو جائے گا۔ ہاں البتہ ایک پاسبلٹی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نیشنل اسمبلی اسے ایکسٹینشن دے دے۔ نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ نہیں بول رہا، نیشنل اسمبلی چاہے تو وہ ایکسٹینشن دے سکتی ہے، مگر ایکسٹینشن بھی صرف کتنی؟ ایکسٹینشن بھی صرف کتنی؟ نوٹ کر لو، ایکسٹینشن کتنی؟ صرف 120 ڈیز کی، وچ مینس کہ 120 ڈیز کا اس کا ٹوٹل لائف کون سی؟ اوریجنل، ایکسٹینشن والی لائف کتنی؟ 120، تو ٹوٹل کتنا ہوگا؟ 240 جو ایکسٹینشن نیشنل اسمبلی نے دی اسے اوریجنل لائف سے 240۔ اب سوچنے کی بات کیا ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 سے لے کے آج تک چل کے سرائے، اس کے دن تو گزر ہی نہیں رہے، یہ 240 دن کون سے ہیں کہ ابھی ایکسپائر ہی نہیں ہوئے؟ تو کون سا آب حیات انکم ٹیکس آرڈیننس نے پیا ہوا ہے کہ یہ تو مر ہی نہیں رہا، ختم ہی نہیں ہو رہا؟ اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا ایک بات، اور وہ بات کیا ہے؟ وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے پاک دیا ہوا ہے کیا کہ اگر تم چاہو تو آرڈیننس کو پرماننٹ بنا سکتے ہو۔ کیسے؟ لاؤ اسے بل کی فارم میں۔ کون سا بل؟ ابھی تو پڑھا تھا ہم نے، پروپوزڈ لا۔ کیا ہوتا ہے پروپوزڈ لا؟ جس کو پرماننٹ بنانے کے لیے بل کی فارم میں ہم کرتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ ہم نے بل میں اسے کنورٹ کر دیا، کسے؟ آرڈیننس کو۔ پھر کیا ہوگا؟ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ سر جی سینٹ سے پاس ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پریزیڈنٹ اسینٹ دے گا، تو کیا بن جائے گا؟ ایکٹ آف پارلیمنٹ، ہو گیا پرماننٹ لا۔ مگر اس راستے سے گزرے گا تو اس کے نام میں آئے گا ایکٹ، سیلز ٹیکس ایکٹ، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ایکٹ، کسٹمز۔ تو یہاں انکم ٹیکس آرڈیننس میں ایکٹ تو نہیں لکھا، یو کانٹ سے انکم ٹیکس ایکٹ 2001، نہیں بھائی انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بھائی جان انکم ٹیکس آرڈیننس اس راستے سے نہیں گزرا، اس گلی سے نہیں گزرا، پرماننٹ لا تو ہے مگر اس راستے سے نہیں ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیپس، یہ نہیں فالو کیے گئے تھے، تو سر جی اس کو پھر کیسے لائف ملی؟ یہی تو راستہ تھا، یہی تو گلی تھی جہاں سے گزر کے امر ہونا تھا۔ تو انکم ٹیکس آرڈیننس اگر اس راستے سے نہیں گزرا تو آج بھی کیسے موجود ہے؟ 240 دن گزر چکے ہیں، اسے تو مر جانا چاہیے تھا، دفن ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا ایک انٹرسٹنگ سٹوری جو صرف ہمارے ملک میں ہی ممکن ہے، کیونکہ میں نے کیا بتایا کہ جی بل میں کنورٹ کرو، نیشنل اسمبلی لاؤ، سینٹ سے گزارو، پریزیڈنٹ سے سائن کرواؤ، بن گیا ایکٹ اور پرماننٹ۔ تو بھائی جان نہیں، یہ ایک راستہ تھا مگر ایک خاص جنت کی ونڈو کھولی گئی تھی کچھ قوانین کے لیے، جنت کی ونڈو کھولی تھی اور وہ اس ونڈو سے گزر کے آب حیات بھی کے امر ہو گئے۔ اور وہ کون سی تھی؟ وہ پرویز مشرف، پریزیڈنٹ پرویز یا جنرل پرویز مشرف نے جب 12 اکتوبر 99 میں ٹیک اوور کیا تو قانون بنائے۔ ون آف دیم کیا تھا؟ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، جو کہ 13 ستمبر 2001 میں پروملگیٹ ہوا، ایشو ہوا۔ اب کیا ہوا؟ اس کے بعد آتی ہے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، اور وہ کیا تھی؟ 7th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جو کہ 31 دسمبر 2003 میں تھی۔ 31 دسمبر سے سٹارٹ کرو، 31 دسمبر سے سٹارٹ کرو، پیچھے جاؤ تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کون سی ڈیٹ ہے اوپر؟ دیکھو کون سی ڈیٹ ہے؟
12 अक्टूबर से लेके अब जरा देखो, क्या 3 साल में जो कवानीन बनाए गए उन लॉज को परमानेंट कर दिया इस अमेंडमेंट ने। इस अमेंडमेंट ने क्या किया? इस अमेंडमेंट ने वैलिडेशन एंड अफर्मेशन ऑफ लॉज कर दी। वैलिडेशन एंड अफर्मेशन ऑफ लॉज कैसे की? कहा जो ऑर्डिनेंसेस और जो लॉज कब से बने? 12 अक्टूबर से बने, और 3 साल तक उसमें जो भी कवानीन बने ऑर्डिनेंस की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, वो सारे ड्यूली मेड हैं, वो सारे चैलेंज नहीं किए जा सकते। किसी भी जगह पे किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं कर सकते, यानी कि इन कवानीन को परमानेंट समझा जाए, इन्हें बिल की फॉर्म में पेश ना किया जाए, क्योंकि ये तो वैलिडली मेड हैं, ये तो परमानेंट हैं। वैलिडेशन एंड अफर्मेशन, वो तो अफर्म कर दिया गया एज लॉ। तो समझते हो इसका मतलब क्या था? एक तो नॉर्मल शारा थी जहां दौड़ना पड़ता है, मगर एक शॉर्टकट मारा गया और क्या कर दिया गया? कहा गया कि जो कवानीन 12 अक्टूबर से और जो डेट है हमारी सेवेंथ अमेंडमेंट की, तब तक जो लॉ बनाए गए उन्हें नॉर्मल मेथड से गुजर के एक्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है, उनको हम परमानेंट स्टेटस दे देते हैं। दिस इज द रीजन कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को आज भी ऑर्डिनेंस ही बोलते हैं। दिस इज द रीजन कि ऑर्डिनेंस होने के बावजूद वो आज भी लॉ है, आज भी वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का वेट कैरी करता है, और इसका मतलब क्या है कि वो परमानेंट लॉ है। तो ऑर्डिनेंस देख के धोखा नहीं खाना, ठीक है? ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आज भी हमारा लॉ है, परमानेंट लॉ है। ये मेरे बच्चों आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।